लोगों को मेरी सॉरी आवाज आ रही है क्या? एक जना प्लीज माइक ऑन रख लीजिए अपना, तो वो यस नो बोलता रहेगा। यस मैम। ओके, तो आज प्रज्वल, आज आप अपना माइक ऑन रखेंगे तो फिर कल मैं किसी और से ऑन करवा लूंगी। ओके, तो देखिए आज हम लोग न्यू टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे अपना रोग निदान का, जिसका नाम है अष्टनिंदित पुरुष। जो वो षड क्रिया काल वगैरह वाला है उसकी चिंता मत करिए, मैं सब कुछ कवर कराऊंगी। अभी ये कुछ 2-4 टॉपिक हैं एक साथ, छोटे छोटे हैं लेकिन आते हैं एग्जाम में 5-10 नंबर में, तो ये वाले टॉपिक्स में अभी 3-4 कवर करवाती हूँ। तो इसमें से एक टॉपिक है हमारा अष्टनिंदित पुरुष का। ठीक है, अष्ट मतलब होता है 8 और निंदित मतलब जो कि पसंद नहीं किए जाते। तो अष्ट निंदित का मतलब हुआ कि ऐसे 8 जो पसंद नहीं किए जाते पुरुष। तो अष्ट निंदित पुरुष नाम का जो टॉपिक है, इसके अंदर हम ऐसे 8 लोगों के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे 8 पुरुषों के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं जो कि चिकित्सा की दृष्टि से निंदनीय है, या आप ऐसे कह लीजिए कि आयुर्वेद की दृष्टि में उनको अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, निंदित है वो आयुर्वेद की दृष्टि में। ऐसे 8 पुरुषों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, आचार्य चरक ने 8 प्रकार के निंदित कार्य करने वाले पुरुषों का वर्णन सूत्र स्थान में किया। एक्चुअली ये अष्ट निंदित जो होता है ना, हम चरक में भी पढ़ते हैं, चरक में वही बता रहे हैं कि ये सूत्र स्थान में 21वां चैप्टर है जिसका नाम है अष्ट निंदित अध्याय। तो वहां पे भी हम लोग ये 8 तरीके के पुरुषों के बारे में पढ़ते हैं जो कि आयुर्वेद में निंदित है। तो वही चीज यहाँ लिखी है, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है आपको। बस इसका है, अगर आपसे पेपर में आए अष्ट निंदित पुरुष के बारे में लिखिए तो आपको बस ये हेडिंग डालनी है कि अष्ट निंदित पुरुष वो 8 पुरुष है जो कि आयुर्वेद में निंदित है। ठीक है, जो कि आयुर्वेद में अच्छे नहीं माने जाते हैं। अब ये है क्या, वो मेन है। अति दीर्घ, अति हर्ष। अति दीर्घ का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा लंबा, और अति हर्ष का मतलब बहुत ज्यादा छोटा। तो अति दीर्घ का हो जाएगा जाइजेंटिज्म का जो पेशेंट रहता है वो, और हर्ष, अति हर्ष हो जाएगा जो ड्वार्फ होता है वो। अतिलोमा, अलोमा। लोमा का मतलब है हेयर, बॉडी हेयर्स। ठीक है, तो अतिलोमा मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस बॉडी हेयर्स हो किसी के, और अलोमा मतलब बॉडी हेयर्स हो ही ना। अलोमा मतलब बॉडी हेयर्स हो ही ना। अति कृष्ण कि जो बहुत ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन का हो, और अति गौर मतलब जो बहुत ज्यादा गोरा हो। अति स्थूल मतलब बहुत ज्यादा मोटा हो, और अति कृश मतलब बहुत ज्यादा पतला हो। तो ये 8 तरीके के ऐसे पुरुष हैं आयुर्वेद में जो कि निंदित हैं। अति दीर्घ, अति हर्ष, अलोमा, अतिलोमा, अति कृष्ण, अति गौर, अति स्थूल और अति कृश। ठीक है, ये कृष और कृष्ण अलग अलग है। कृष हमेशा कमजोर लोगों के लिए होता है और कृष्ण का मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन। तो ये 8 तरीके के पुरुष जो हैं निंदित होते हैं। तो लिखा है इन 8 निंदित कार्य वाले पुरुषों को मेद प्रदोषज विकार में सम्मिलित किया गया। ये वाला पॉइंट मत ध्यान रखिए, मेद मैम प्रदोषज। हाँ बताइए। ये कार्य है कि काय है? काय, काय सॉरी, काय। काय मतलब कैसी बॉडी है, शरीर वाले। ठीक है, यस मैम। ओके। ठीक है, तो मेद प्रदोषज विकार, धातु प्रदोषज विकार, ये भी एक टॉपिक है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी ये वाला पॉइंट छोड़ देते हैं, बाद में ये आपको समझ आ जाएगा। उसके अलावा देखिए क्या लिखा है कि इन 8 में से भी मेनली हमको डिटेल में पढ़ने के लिए मिलता है अति स्थूल और अति कृश के लिए। तो क्या लिखा है कि इन 8 प्रकार के निंदित पुरुषों में से अति स्थूल एवं अति कृश, जो बहुत ज्यादा मोटे हैं और जो बहुत ज्यादा पतले हैं, ये 2 प्रकार के पुरुष चिकित्सा की दृष्टि से विशेष निंदित होने के कारण आचार्यों ने इसका वर्णन विस्तार से किया है। क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है कि जो बहुत ही ज्यादा पतला है। जैसे मैं बताऊं कि वैसे तो अगर आप, ये बहुत ज्यादा पतला है और कोई बहुत ज्यादा मोटा है, ठीक है, इसमें अगर आप कंपैरिजन करने जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ज्यादा सही होगा, जो बहुत पतला है या मोटा है? अतिकृत। मैम अति स्थूल मैम तो। अतिकृष वाला बेटर। हाँ, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अतिकृष वाला बेटर होता होगा? मैम उसमें मतलब वर्क करने की एनर्जी तो होगी, मतलब अति कृष्ण वाले में तो एनर्जी नहीं मैम होगी कोई। उसका ट्रीटमेंट ज्यादा इजीली हो सकता है अतिकृष वाले का।
क्यों? एटलीस्ट इसका थोड़ा मुश्किल होगा। आपने कुछ तो सुना होगा ना कि क्या ऐसा होता है कि किस फॉर्म से हो जाती है उसकी। मैम वॉइस कट रही है। अभी आ रही है? ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। देखिए अति स्थूल और अति कृश के केस में क्या रहता है कि ये बात ठीक है कि अति कृश वाला ही ज्यादा बेटर माना जाता है अति स्थूल से। वैसे तो दोनों ही निंदित है, लेकिन जो हमारा अति कृश वाला है वो अगर उसकी चिकित्सा की दृष्टि से देखे तो ऐसा कहते हैं कि ये जो अति कृश वाला है ये थोड़ा सा बेटर है। इसका एक्चुअली रीजन ये होता है कि जो हमारी चिकित्सा होती है, मेनली हम लोग ये लंघन बृंघन वाली हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे, शोधन चिकित्सा हम थोड़ा सा साइड रखेंगे। तो देखिए जो मोटा व्यक्ति है, ठीक है, अब बहुत ज्यादा वो मोटा है तो उसमें कफ वगैरह सब कुछ बढ़ा हुआ होगा, तो मेन काम हम ये करेंगे कि हम उसका फैट कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चिकित्सा के आप दो ही चीज अभी आप मान के चलिए, आप वमन विरेचन का मत मानिए, वमन विरेचन अलग चीज है। या अति स्थूल और अति कृष्ण में या तो हम लंघन से कर सकते हैं चिकित्सा या बृंघन से, ठीक है। तो क्या है कि अगर आप अति स्थूल कोई व्यक्ति है तो उसकी ना चिकित्सा आप लंघन से करवा पाएंगे, ना उसकी चिकित्सा आप बृंघन से करवा पाएंगे। लंघन मतलब कि उसको उपवास करवा के उसको पतला करने की कोशिश और बृंघन का मतलब होता है कि हम उसको खिला पिला के और पोषित करें। तो जो ये अति स्थूल होते हैं, जो ये मोटे व्यक्ति होते हैं, इनकी चिकित्सा ना लंघन से पॉसिबल है ना बृंघन से पॉसिबल है। ऐसा इसीलिए है कि ये जो मोटे व्यक्ति होते हैं इनमें इनको जो एक्चुअली भूख लगती है वो बहुत ज्यादा लगती है। इनकी ना अग्नि बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण होती है, एकदम बहुत तेज अग्नि। बॉडी में वात बहुत ज्यादा होता है, तो इनकी बॉडी में जो वात होता है ना, एक्चुअली वो वात इनकी बॉडी में उस अग्नि को बढ़ाने का काम कर रहा है। जैसे हमें पता है कि जो आग हम जलाते हैं, आग हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है, तो जैसे वो ऑक्सीजन उस आग को सपोर्ट कर रहा है ना, इनकी बॉडी में जो वो वायु है, जो बढ़ी हुई वायु है, वो रूक्षता ना लाके वो उस अग्नि को फेवर करती है, वो उस अग्नि को बढ़ाने का काम करती है। तो वो वायु क्या है, उस अग्नि को बढ़ाती जा रही है। वो अग्नि ऑलरेडी बहुत ज्यादा तीक्ष्ण है और वो अग्नि को बढ़ाती ही जा रही है, तो इस चक्कर में क्या है, ये बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। ये जो होते हैं अति स्थूल, इनका जो फिजियोलॉजी है वो बहुत ही अलग रहती है, ठीक है। ये कुछ भी खा ले, ये बस मतलब खाते ही जाते हैं। तो क्या होता है कि अगर देखिए इनकी बॉडी में मेन बात ये है, अग्नि और वायु हमेशा बढ़ी रहेगी, जिसकी वजह से इन्हें भूख प्यास सब कुछ बहुत ज्यादा लगती है मोटे लोगों को। तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी होती है कि मोटा जो व्यक्ति है उसकी अगर हम लंघन से चिकित्सा करवाएंगे तो लंघन से क्या होगा, उसको हम खाना नहीं दे रहे, हम उसको उपवास करा रहे हैं, ठीक है। तो जहां कहीं भी खाली जगह होती है वहां पे सबसे पहले एक दोष आता है, वो होता है वात दोष, ठीक है। तो हमने इसे खाना नहीं खिलाया, हमने इसे भूखा रखा, तो क्या है, इसके पेट में अब वात बनने लगे, क्योंकि खाली जगह है, वो खाना तो गया नहीं पेट में, तो अब क्या है, वहां पे वात उत्पन्न होने लगेगी, वात वहां पे आ जाएगी। अब इसकी बॉडी में क्या है, ऑलरेडी अग्नि एकदम तेज है, वात भी वहां पे ऑलरेडी तेज है, उस वो अग्नि को बढ़ाने का काम कंटिन्यूअसली इसकी बॉडी में प्रेजेंट वायु कर ही रही है। ऊपर से हमने खाना भी नहीं खाया, तो वो वायु और ज्यादा प्रकोपित होकर बहुत ज्यादा अग्नि को बढ़ाएगी, और इस चक्कर में क्या होगा, इसकी धातुओं का क्षय होने लगेगा और ये बहुत ज्यादा सीवियर बीमार हो जाएगा। तो इसका लंघन से तो हम चिकित्सा बिल्कुल ही नहीं करा सकते। अब अगर हम मोटे व्यक्तियों को बृंघन से चिकित्सा करवाना चाहेंगे, तो मोटे व्यक्तियों में क्या होता है कि जो मेद धातु होती है, इनकी फैट जो होता है वो बहुत बढ़ा हुआ रहता है। और बृंघन जो चिकित्सा होती है, इसमें मेन काम होता है कि हम न्यूट्रिशन देके इनको इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक करे। तो हम जब ये बृंघन में देते हैं, पोषण देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो इनकी ऑलरेडी बढ़ी हुई मेद धातु है वो और ज्यादा बढ़ती है। तो अति स्थूल की चिकित्सा ना हम लंघन से कर पाते, ना हम बृंघन से कर पाते। लंघन से करेंगे तो क्या होगा, इनकी वायु जो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, अग्नि को बढ़ाने का काम कर ही रही है, वो वायु और बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो धातु क्षय होने लगेगा। क्योंकि वो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि बॉडी में, अगर आपकी बॉडी में खाना नहीं जा रहा है
तो मॉडर्न के हिसाब से तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, ग्लूकोज वगैरह का स्टोरेज है, ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा, ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा, हमको एनर्जी मिलता रहेगा। लेकिन अगर हम आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब कभी भी हम नहीं खाना खा रहे हैं तो हमारी बॉडी एनर्जी कैसे ले रही है, हमारी धातुओं का भक्षण करके, हमारी धातुओं को खत्म करके, हमारी धातुओं को खा के हमारी बॉडी एनर्जी बना रही है। तो ये जो मोटा व्यक्ति है, हम क्या करेंगे कि इसको खाना नहीं दिया है तो इसकी धातुओं का भक्षण होने लगेगा, तो लंघन से तो इसकी चिकित्सा नहीं होगी। बृंघण से क्या है कि बृंघण में हम इसका न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड करें, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें तो मेद जो इसकी ऑलरेडी बढ़ी हुई, ऑलरेडी इसकी बॉडी में बहुत फैट है, तो हम और न्यूट्रिशन देंगे तो वो और फैट बढ़ेगा। तो ना लंघन से चिकित्सा होगी ना बृंघण से चिकित्सा होगी। अगर यही दो चीज हम अति कृष के लिए लगाएं, कृष में नहीं होता है, ये बहुत ठीक रहती है, इनकी अग्नि भी बहुत बंद रहती है, इनको भूख नहीं लगती। तो क्या अगर यहाँ पे हम उपवास करा के इनकी अग्नि को बढ़ाना चाहेंगे तो इनको भी उपवास करेंगे, यहाँ पे भी वात बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन वो वात इतना नहीं बढ़ेगा कि इनको बहुत बीमार करे। वो वात हम एक एक्चुअली क्या होता है कि जो लंघन बृंघन चिकित्सा होती है ना, ये भी पूरा युक्ति पूर्वक मात्रा, तो जो ये हम अति कृष में जब लंघन करवाएंगे तो बढ़ेगा, तो वो बात इनकी अग्नि को प्रदीप्त करने का काम करेगा, इनकी आने का काम करेगा। तो जब इन पोषण मिलेगा और इनकी चिकित्सा पॉसिबल होगी। और अति ग्रीष्म में बृंघन चिकित्सा तो हम आराम से लगा ही सकते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में वैसे ही न्यूट्रिशन की बहुत कमी होती है। तो ये कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया कि अति कृष क्यों हमारा थोड़ा इजीली ये अति कृष वाला क्यों बेटर होता है एज कंपेयर टू अति स्थूल। ठीक है, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक मैंने बताया, लेकिन अभी ये चीज आगे काम आएगी। ओके, तो देखिए वही लिखा हुआ है कि इन 8 प्रकार के निंदित पुरुषों में से अति स्थूल एवं अति कृष, ये 2 प्रकार के पुरुष चिकित्सा की दृष्टि से विशेष निंदित होने के कारण आचार्यों ने इसका वर्णन विस्तार से किया है। ठीक है, अब एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप बुक में देखेंगे तो सिर्फ अति स्थूल और अति कृष ही आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अति स्थूल जो मनुष्य है, ठीक है, अति स्थूल होने के क्या कारण है, ये आपको चरक में भी याद करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, अति स्थूल होने के कारण वहां पे हम पढ़ते हैं अति स्थूल होने के 8 दोष, हम वहां पे ऐसे एक सेकेंड, अति स्थूल के 8 दोष, हाँ ठीक है, अति स्थूल के हम कारण भी वहां पे पढ़ेंगे, और अति स्थूल के जो यहाँ पे दोष कितने दिए हैं 1 2 3 5 6 7 8, यहाँ पे 8 दिए हैं। ठीक है, तो हम ये चीजें वहां चरक में भी पढ़ते, तो आप यही इसको याद करिए, आपको वहां भी काम आएगा। कुछ पूछना है क्या? हेलो, कोई नो डाउट है मैम। क्या किसी? ओके ठीक मैम, वॉइस क्लियर है क्या? कट रही है क्या कभी? मैम बीच में कट रही है। अच्छा, जब जब कट रही है तो आप प्लीज बता दीजिएगा। अभी जो बताया वो चीज समझ तो आ गई थी ना कि बिल्कुल ही कट गई, मतलब कुछ सुनाई नहीं दी। यस मैम, वो आपने वो अति स्थूलता का बताया था, उसमें तो समझ में आ गया था, अति कृष वाले में थोड़ी कट गई थी वॉइस। ओके ओके, जैसे कट जाती है तो आप लोग बता दिया करिए माइक ऑन करके। तो देखिए मैं क्या कह रही थी कि अति कृष में क्या होता है कि जैसे अति स्थूल के लिए मैंने बताया, तो अति स्थूल में ना हम लंघन करवा पाएंगे ना बृंघन करवा पाएंगे। देखिए लंघन करवाएंगे तो क्या होगा, वहां पे पेट खाली रहेगा, और जो भी खाली स्थान होता है हमेशा वहां वायु आती है। ठीक है, तो क्या है, जो मोटे लोग हैं उसकी बॉडी में ऑलरेडी वायु बढ़ा हुआ ही है, वो वायु बढ़ा है तभी वो जाके उस अग्नि को प्रदीप्त करने का काम कर रहा है, अग्नि के लिए एज अ ऑक्सीजन एज अ फ्यूल काम कर रहा है, तो बहुत अग्नि को बढ़ा रहा है। तो ये रहता है हमारे मोटे लोगों का केस। तो क्या करेंगे, अगर हमने लंघन कराया तो वायु फिर से बढ़ेगी, क्योंकि खाना गया नहीं है तो खाली जगह है, वायु वहां पे फिर से बढ़ेगी, और वो बढ़ी हुई वायु अगेन जो अग्नि बढ़ी हुई है, ऑलरेडी उनकी अग्नि बहुत तीक्ष्ण है, लेकिन हमने क्या किया, उपवास करवाया, लंघन कराया, तो वो अग्नि और तीव्र हो गई। तो वो क्या होता है कि अग्नि इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि ये मोटे लोगों में धातुओं का भक्षण करने लगती है और इनकी धातुएं क्षीण होती है। और जब इनको बृंघन कराते हैं तो ऑलरेडी ये मोटे इसीलिए हैं क्योंकि मेद धातु ज्यादा है, तो बृंघन करा रहे हैं मतलब न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं मेद धातु बढ़ेगी, तो इसीलिए मोटे लोगों में ना लंघन यूज होगा ना बृंघन यूज होगा।
अब अगर बात की जाए अतिकृश की, तो अतिकृश में क्या है, अब अतिकृश में देखिए इनकी जो अग्नि होती है बहुत ही कमजोर होती है, बहुत मंदाग्नि इनकी होती है, ठीक है। तो क्या होता है इस चक्कर में, इनकी बॉडी में बिल्कुल भी ये इनको भूख वूख कुछ नहीं लगती, क्योंकि इनकी अग्नि बहुत कमजोर होती है। तो जब हम इनका उपवास कराते हैं एक प्रॉपर वे में, जब हम इनका पूरी युक्ति पूर्वक जब इनका हम लंघन कराते हैं, उपवास कराते हैं, तो इनकी बॉडी में वात का प्रकोप होता है। अब वो वात बहुत ज्यादा प्रकोपित नहीं होती, वो इस लेवल तक प्रकोपित होती है कि जो इनकी अग्नि बिल्कुल बुझी पड़ी है, उस अग्नि को एक तरीके से फ्यूल देने का वो काम करती है और इनकी अग्नि को वो बढ़ाती है। और जब इनकी अग्नि बढ़ती है तो ये खाना खाते हैं तो इन्हें पोषण मिलता है। अब ब्रिंघण अगर हम बात करें तो वैसी अतिकृश मतलब कमजोरी है, इनको तो न्यूट्रिशन की जरूरत है ही, तो इनको हम ब्रिंघण भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से अतिकृश की चिकित्सा थोड़ी सी बेटर होती है अति स्थूल से। अभी समझ आया क्या आप लोगों को? ओके, झुमुक आपको भी क्लियर हो गया ना, आवाज आ रही थी ना अभी? हाँ यस मैम। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अति स्थूल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेन हम यहाँ अति स्थूल और अतिकृश का डिटेल पढ़ेंगे, बाकी सबके बारे में दो दो तीन तीन है। तो ये जो अति स्थूल हमारे मनुष्य होते हैं, ये अति स्थूल होने के कारण सबसे पहले हम देखेंगे क्या ऐसे निदान है जिसकी वजह से ये अति स्थूल हो गए हैं। तो ये इनका होता है एक तो अत्यधिक भोजन करना, ठीक है, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं क्योंकि इनकी अग्नि बहुत तेज है, बहुत खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। फिर क्या है, मधुर गुरु शीत स्नेह, ये एक तरीके से पित्त बढ़ाने का, सॉरी एक तरीके से कफज कफ बढ़ाने का काम है। देखिए जो मेद धातु होती है, मेद धातु और कफ सेम सेम है, ठीक है, जो चीज कफ को बढ़ाएगी वो मेद धातु को भी बढ़ाएगी। इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा मेद धातु बढ़ा हुआ है। मेद धातु बढ़ा हुआ है मतलब ये कुछ ऐसे आहार विहार का सेवन कर रहे होंगे जो कहीं ना कहीं कफ भी बढ़ा रहा है। तो कफ बढ़ रहा है तो हम ऐसे आहार लिखेंगे जो कफ बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे गुरु, मधुर, शीत, ये सब कफ के गुण ही है, ठीक है, स्निग्ध। तो इस तरीके का आहार का भी अति सेवन, बहुत ज्यादा सेवन ये मोटे लोग करते हैं। व्यायाम नहीं करते हैं, ठीक है, ये मैथुन ना करना, दिन में सोना, दिन में सोने से कौन सा दोष बढ़ता है? चरक की क्लास में बताया था। तो दिन में सोने से कफ बढ़ेगा। फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं करते, ये हमेशा खुश रहते, कोई इनको स्ट्रेस नहीं है तो भी ये रहेगा। और एक कारण रहता है जेनेटिकल, मतलब बीज, इनके कैसे माता पिता का बीज है उस पे भी ये चीज निर्भर करती है कि अति स्थूल होने का एक कारण माता पिता का बीज भी है, ठीक है। तो ये इसके 8 कारण होते हैं। अब इसके पुरुषों के दोष, दोष का मतलब कि ये अब इनको किस किस दिक्कतों का, कैसी कैसी दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ता है। ये जैसे हम पढ़ते हैं ना व्याधि में लक्षण, इस व्याधि के ये सिम्टम्स है, तो वैसे इन मोटे लोगों में क्या चीजें देखने मिलती हैं वो, आयु इनकी क्षीण होने लगती है, ठीक है, क्योंकि नहीं करते हैं तो ऑलरेडी इनका जो ओज है वो बहुत कम है, क्योंकि धातुएं सारी प्रॉपर बन नहीं रही है, मेद ही बिल्कुल बनी जा रही है, बनी जा रही है। मेद की बाद वाली धातुओं का क्या, वो तो प्रॉपरली बन ही नहीं रही है। और ओज तो, इम्यूनिटी तो तभी बनेगी जब सारी धातुएं प्रॉपर बनी है। इनका तो बस मेद ही बढ़ता जा रहा है, मेद ही बढ़ता जा रहा है, तो इनकी आयु बहुत जल्दी क्षीण हो जाएगी, ठीक है। उत्साह नहीं रहता है, वैसे ही बहुत लेजी होते हैं मोटे लोग, ठीक है। मैथुन कर्म में इनको कठिनाई होती है, दौर्बल्य होते हैं क्योंकि धातु प्रॉपर नहीं बन रही है, ना इम्यूनिटी है ना स्ट्रेंथ है, तो दौर्बल्य है। दौर्गंध्य, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा एक्सेस स्वेटिंग की दिक्कत रहती है, तो इसीलिए दौर्गंध्य यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। अत्यधिक भूख लगती है और अत्यधिक प्यास लगती है। अत्यधिक भूख और अत्यधिक प्यास का वही हमको कारण लेना है कि इनकी बॉडी में अग्नि और वायु बहुत बढ़े हुए रहते हैं, और लगातार वो जो अग्नि अगर हल्का सा भी कम होगी तो वायु इनकी बॉडी में लगातार उस अग्नि को बढ़ाने का काम करती है, एज अ फ्यूल का काम करती है। तो ज्यादा अग्नि मतलब प्यास भी लगेगी और भूख भी अधिक लगेगी। ये चीजें समझ आएगी आपको? यस मैम। ठीक है। अब अति स्थूलता के लक्षण, अब हमको यहाँ पे क्या ऐसे लक्षण है जिससे पता चलेगा ये अति स्थूल है ऐसा। तो इसका एक श्लोक है चरक में, एक मिनट,
मैं आपको बताती हूँ, वो याद कर लीजिए, वैसे भी याद करना ही होता है ये। एक मिनट, यहाँ पे तो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं बता दूंगी आपको, ग्रुप में भेज दूंगी, आप याद कर लीजिएगा कि वो चरक में भी काम आएगा और यहाँ पे भी आपके काम आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि चल, स्फिग, उदर, स्तन, ठीक है। तो इनका इनकी बॉडी में सब कुछ इतना ज्यादा, इनका फैट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इनका स्फिग, स्फिग मतलब हिप, उदर मतलब इनका एब्डोमिनल रीजन, स्तन मतलब ब्रेस्ट, ये सारी ही नॉर्मली फैट कलेक्ट होता है ना, वो सारी जगह इनका इतना ज्यादा फैट होता है कि जब भी ये चलते हैं तो वो बहुत ज्यादा लटक जाते हैं, उनकी बॉडी में मेद होता है, ठीक है, इतना ज्यादा फैट होता है। तो मेद और मांस दोनों की ही वृद्धि होती है, बहुत ज्यादा एक्सेस, मतलब बहुत ही मोटे होते हैं ये, और जिसकी वजह से क्या है, स्फिग, उदर और स्तन इनके लटकते हैं। तो चल, स्फिग, उदर, चल, स्फिग, उदर, स्तन, इसका मतलब चलते समय, मतलब चलते समय इनके स्फिग, उदर, स्तन ये सब लटकते हैं। उसके अलावा इनका जो शारीरिक संगठन है वो भी अव्यवस्थित रहता है, क्योंकि इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं रहता है। मोटे लोगों को आपने देख ही रखा होगा कि वो बिल्कुल, उनकी कुछ भी प्रॉपर बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं रहता है, बहुत ज्यादा फैट रहता है, और देख ही रखा, मतलब ये है इसका, ठीक है। इसको मैं और कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसके अलावा उत्साह नहीं होता, बिल्कुल लेजी लोग होते हैं वो। तो ये रहती है इसकी कहानी अति स्थूल की, ठीक है। अब एक अति स्थूल का लास्ट पॉइंट ये है कि जो मोटे लोग होते हैं इनमें विकार कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। मधुमेह, मधुमेह एक तरीके का आप ऐसे समझ लीजिए डायबिटीज, ठीक है। जैसे प्रमेह है ना, प्रमेह, प्रमेह मतलब मेन डायबिटीज, ठीक है। प्रमेह के अंडर ही वातज प्रमेह होता है। ये जो मधुमेह है एक तरीके का वातज प्रमेह है। तो अभी के लिए आप बस यही ध्यान रखिए, मधुमेह मतलब डायबिटीज, ठीक है। उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर की इनको दिक्कत रहती है। नपुंसकता की इनको दिक्कत रहती है। नपुंसकता की दिक्कत क्यों रहती है, क्या आप कोई समझ पा रहा है, इसको रिलेट कर पा रहे हैं आप? क्यों क्या होता होगा? क्योंकि मैं धातु, शुक्र धातु नहीं बन पाती सही से, इसीलिए। हाँ, तो उन्होंने सही बताया, शुक्र धातु नहीं बन, ठीक है। अब ये सारी बातें थी हमारे मोटे लोगों के बारे में। अब हम देखेंगे अतिकांश, मतलब जो बहुत ज्यादा पतले हैं। तो अब इनके कारण क्या है, पतले होते हैं। देखिए, मोटे लोगों को आपको रिलेट करना है कफ से, और पतले लोगों को रिलेट करना है वात से, ठीक है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि मोटे लोगों में वात भी तो बढ़ी हुई थी, तो हम वहां पे वात से क्यों नहीं रिलेट, वो बात बढ़ी हुई है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी हुई कि वो उसको पतला कर दे। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ रही है कि वो अग्नि को एज अ फ्यूल काम करे, ठीक है। और यहाँ पे जो वायु का प्रकोप हो रहा है वो अलग है। वहां पे था मेन, जो मोटे लोगों में होता है वो कफ का प्रकोप होता है, वहां पे मेन जो रहती है वो मेद धातु होती है। और मेद तो मेद और कफ सेम होते हैं, ठीक है। जैसा जो मेद धातु को बढ़ाएगा उसको बढ़ाएगा। और यहाँ पे अति कार्शिको मतलब पतले लोगों को हमेशा वात से आपको रिलेट करना है। तो अब जो वात को बढ़ाने वाली चीजें होंगी वही पतला करने वाली चीजें होंगी, वही बॉडी को रूक्ष बनाने वाली होंगी। तो रूक्ष अन्नपान का सेवन, अत्यधिक लंघन, बहुत ज्यादा जो फास्टिंग करते हैं, अत्यधिक श्रम, बहुत काम करते हैं, मानसिक वाचिक क्रियाओं का करना। देखिए, कोई भी चीज अगर हम एक लिमिट से ज्यादा करेंगे तो हमेशा वातज दोष बढ़ता है। तो अगर हम ज्यादा वर्कआउट करें, ज्यादा सोच रहे हैं या ज्यादा बोल रहे हैं, इन सबसे वात बढ़ेगा, ठीक है। शोक करने से वात बढ़ता है। और अत्यधिक स्नान, हाँ एक चीज कीजिए कि स्नान करना, स्नान इज इक्वल टू ब्रिंघन, लिखिए स्नान इज इक्वल टू ब्रिंघन। और स्नाना अभ्यास, स्नाना अभ्यास इज इक्वल टू लंघन। तो मतलब अगर हम नॉर्मली एक बार नहा रहे हैं दिन में तो वो हमारी बॉडी के लिए तर्पणी है, वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है, हमें उससे फायदा हो रहा है। लेकिन अगर हम लगातार नहा रहे हैं तो
स्नान अभ्यास का मतलब है कि अत्यधिक नहाना, ठीक है, अत्यधिक स्नान। तो मतलब अगर लगातार नहाएंगे तो वो हमारी बॉडी में रुक्षता उत्पन्न करेगा, हमारी बॉडी में लंघन करवाने का काम करता है, कमजोरी लाने का काम करता है। ये चीज हम चरक में पढ़ते हैं। स्नान करवाता है बृंगन और स्नाना अभ्यास करवाता है लंघन। तो यहाँ पे क्या है, अधिक स्नान है, तो मतलब स्नाना अभ्यास वो मनुष्य कर रहा होगा, तो वो अति कार्य हो रहा होगा। अब ऐसा नहीं है कि हम एक हफ्ता लगातार नहाते जा रहे दिन में 6-7 बार, अब फिर कह रहे हैं कि हम तो पतले नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है। स्नाना अभ्यास मतलब बहुत लंबे टाइम तक ये प्रैक्टिस वो अगर फॉलो करेगा तो। उसके अलावा वेगों का धारण, हाँ एक बात ये ध्यान रखनी है कि वेगों का जब भी धारण किया जाए हमेशा वात दोष प्रकोप होता है। इसको भी एक हाईलाइट करके आप लिखिए चीज कि वेगों का जब जब धारण होगा तो भी वात बढ़ेगा। तो ये सारे कारण होते हैं अति कार्य के। अब इनके लक्षण क्या होते हैं? अब क्या होता है ना कि लक्षण और ये जो दोष है ना, जो आपने वहां पढ़े उसके पलट के आप यहाँ पे लिख दीजिए। जो आपने मोटे लोगों में पढ़े उसके पलट के आप यहाँ अति कृष में लिख दीजिए। जैसे कि जो कृष व्यक्ति होता है इनका नितम, नितम और स्फिग मतलब सेम बात होती है, हिप्स, ठीक है। तो जो कृष व्यक्ति होता है इनके नितम, उदर और ग्रीवा सूख जाते। ग्रीवा मतलब वही नेक रीजन, एब्डोमिनल रीजन से रिलेट ही करना है। तो इनका क्या है, जैसे वहां पे सब कुछ लटक रहा था चलते हुए, यहाँ पे एकदम सूख जाते हैं, बिल्कुल पतले पतले ये लोग होते हैं, तथा उन पर मांस नहीं दिखाई देता। हमने देखा ये जो पतले लोग होते हैं एकदम ऐसा लगता है हड्डियों का, बिल्कुल ऐसा लगता है कि लाके स्केलेटन ही खड़ा कर दिया हो, कि उनमें कुछ पता ही नहीं चलता कि स्किन है भी नहीं, ठीक है। तो वही है कि मांस इनमें दिखाई नहीं देता। धमनियों का जाल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। वो इतने पतले होते हैं कि उनकी बॉडी में सारी वेन्स वगैरह प्रॉपरली हमको दिख रही होती है। तो वही चीज है ये। फिर लिखा है कि शरीर में त्वचा व हड्डियां ही शेष हो ऐसा जान पड़ता है, कि मतलब हमने देख ही रखा है कि इतने कमजोर होते हैं कि बस ऐसा लगता है स्किन का एक पोर्शन है और एक हड्डी है, मांस तो इनमें है ही नहीं और मेद भी नहीं। वही चीज लिखी हुई है। संधियां स्थूल हो जाती है। संधियां स्थूल हो जाती है क्या मतलब, आप ऐसे समझिए, ये जो मनुष्य होते हैं ये इतने पतले होते हैं कि एक सेकंड मैं दिखाती हूँ इसको फोटो। अब क्या है फोटो है ये? एक सेकंड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, जैसे ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि सबसे पतली है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब आप देखिए इसके जो ये पैर है ये भी इतने पतले हैं, इसका थाई रीजन जो होगा वो भी इतना पतला होगा। इस चक्कर में जो इसका नी है ये भी एक तरीके का जॉइंट, ये देखिए कैसे उभरा हुआ सा लग रहा है। तो ये संधियां स्थूल हो जाती है, मतलब ये है कि ये लोग इतने पतले होते हैं कि इनकी बस जो लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जॉइंट्स ही जॉइंट्स है, इनकी बॉडी में हड्डियां भी इतनी पतली पतली हमें दिखती है। ऐसे इसके हाथ में ये इसका जो फोर आर्म है और ये जो इसका आर्म है, फोर आर्म है, ये दोनों भी इतने पतले होंगे कि यहाँ पे एल्बो जॉइंट हमें बहुत बड़ा सा लगेगा। तो इसीलिए बोला हुआ है कि संधियां इनकी स्थूल होती है। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? यस मैम। ठीक है। अब अतिकृष्ट के दोष या परिणाम। तो अब जब ये पतले होते हैं तो इसका क्या परिणाम होता है? तो लिखा है कि अतिकृष्ट व्यक्ति व्यायाम, भोजन, क्षुधा तथा प्यास का वेग तथा औषधियों के वीर्य को सहन नहीं कर पाते। मतलब ये लोग इतने कमजोर होते हैं कि ना ये भूख को झेल पाते हैं, ना ये ज्यादा व्यायाम कर पाते, प्यास भी नहीं झेल पाते। अगर इनको कोई थोड़ी हार्ड मेडिसिन दे दो तो ये भी उसको भी ये नहीं झेल पाते। अत्यधिक शीत और उष्णता को भी सहन नहीं कर पाते, ठीक है। अति मैथुन नहीं कर पाते। दीर्घ समय से वात रोगों से पीड़ित रहते हैं तथा अल्प बल वाले होते हैं। दीर्घ समय से वात रोगों से पीड़ित का मतलब है कि बहुत टाइम तक इनमें वात व्याधियां चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन प्रकोप वात का ही हो रहा है। तो इनमें वातज व्याधियां हमें देखने मिलेंगी। जो हमारे ये अति स्थूल होते हैं वहां पे कफ का प्रकोप रहता है, तो वहां पे कफज व्याधियां हमको देखने के लिए मिलती है। जैसे प्रमेह जो है ना, हमारा डायबिटीज है, ये मेन कफ की वजह से ही होता है। कफ में भी वहां पे मधुमेह तो लिखा हुआ है, लेकिन मेन जो प्रमेय है, मेन जो डायबिटीज है वो कफ की वजह से ही होता है।
तो यहाँ पे हमको वातज रोग देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे अभी आप धीरे धीरे जब रोग निदान का पार्ट 2 पढ़ेंगे तो आप वातज कफज वगैरह में क्लासिफाई कर पाएंगे कि कौन सा रोग किसका है, तो आप आराम से तब यहाँ पे डाल सकते हैं कि इसको ये रोग होंगे। तो ये हमारा कृष और स्थूल के बारे में हो जाता है। क्या ये समझ आ गया आपको? यहाँ पे कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम। नो मैम। ओके, एक मिनट। अब हमें यहाँ से पढ़ना है अति दीर्घ अति हर्ष, मतलब जो बहुत लंबे और जो बहुत पतले। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ओके, मैंने एक्चुअली इस नोट्स में कुछ ऐड ऑन किया था तो वो मैं चेक कर रही थी आपको लिखवाने के लिए। ठीक है, तो अभी बात आ रही है अति दीर्घ के बारे में, मतलब ऐसे मनुष्यों के बारे में जो कि बहुत ज्यादा टॉल है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें मेन यहाँ पे ध्यान रखना होता है। आप साइड में नोट कर लीजिए कि अति दीर्घ में भी हम वातज वाली बातें लिख सकते हैं कि जो अति दीर्घ है वो भी वातज प्रकृति के। तो वातज प्रकृति के इन द सेंस मतलब वात से रिलेटेड ही उनमें व्याधियां वगैरह रहेगी। तो देखिए क्या लिखा है कि शरीर के अति दीर्घ होने से वात अति दीर्घ होने में वात कारण होती है, इसीलिए इसे वातज पुरुष भी कहते हैं। प्रकृति में वातज प्रकृति सबसे निम्न है, इसीलिए अति दीर्घ को निंदित कहा गया है। ठीक है, इसमें कुछ समझाने जैसा है क्या? समझ रहे हैं आप इसे? मैम वात बढ़ने से दीर्घ कैसे बड़ा कैसे हो जाता है मतलब? वात बढ़ने से ऐसे समझ लीजिए कारण इसको आपको ये तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है इसके बारे में। तो शायद मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ होता होगा कि इनकी खाली स्पेस रहता होगा जिस वजह से ज्यादा ये टॉल हो रहे हैं और प्रकोप हो रहा है, ऐसा कुछ शायद इसमें होता होगा। एग्जैक्टली तो मुझे भी इसमें ऐसा होता क्यों है, फिर भी मैं आपको इसके बारे में 1-2 दिन में पता करके बताती हूँ। ठीक है, तो इसका मैम एग्जैक्ट वात रीजन। बड़ा होगा तो मैम इनकी धातुओं का फिर मैम क्षय भी होना चाहिए। हाँ, धातु का क्षय तो हो गई। फिर भी मैम बड़े हो जाते हैं। तो बड़े हो जा रहे इसका मतलब ये थोड़ी है कि बलवान भी होंगे बहुत। धातुओं का क्षय हो रहा है, कमजोर तो ये होंगे ही। और वातज प्रकृति के है तो मतलब ऑब्वियसली बात है कमजोर ही होंगे इनका धातु का क्षय। तभी तो इन्हें निंदित पुरुष कहा गया है, बलवान थोड़ी। तो इन्हें निंदित की कैटेगरी में क्यों डालते? ओके। ठीक है, ये एग्जैक्ट रीजन मैं पता करके बताऊंगी कि क्यों इसका कारण है इनका टॉल होने का। ये एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद ऐसा ही कुछ होता होगा कि खाली स्पेस बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से बात बढ़, पता नहीं इसका क्या रीजन है, ये तो मैं समझ नहीं पा रही। लेकिन अगर इसे मॉडर्न से रिलेट करें तो हम कह ही सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में ज्यादा इनका ग्रोथ हार्मोन बन गया होगा, तो उस वजह से ये ज्यादा टॉल होंगे। ये चीज तो रिलेट कर सकते हैं सभी लोग, लेकिन आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से मैं इसे सोच नहीं पा रही हूँ कि क्या इसका कारण होता है। फिर भी मैं पता करके आपको बताऊंगी। ठीक है, ओके। तो अब मैं अतिहार्ष के बारे में बताती हूँ कि जो ड्वार्फ पीपल होते हैं। तो अब ये ड्वार्फ पीपल के लिए क्या है कि ये भी अगर मॉडर्न से रिलेट करें तो भाई पिट्यूटरी ग्लैंड में जब ग्रोथ हार्मोन कम बने तो ये ड्वार्फ का केस बन जाएगा। तो क्या है कि देखिए वही चीज देखिए कि शरीर के अत्यधिक
छोटे होने के कारण औषधियों के वीर्य को सहन करने में असमर्थ होते हैं तथा शारीरिक व मानसिक केंद्र भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। ये हमने अपने 11th-12th में 11th क्लास में भी इस चीज़ को पढ़ा होगा, या फर्स्ट ईयर में अगर फिजियोलॉजी प्रॉपरली पढ़ी है तो हमें पता होता है वहाँ पे कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हमारा ग्रोथ हार्मोन बन रहा है वो अगर हमारा प्रॉपरली नहीं बन रहा है, ड्वार्फिज्म का केस रहेगा। अब जब ड्वार्फ हो रहा है तो पूरी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग भी नहीं है, तो क्या है, हमारा मेंटल और फिजिकल जो पूरा डेवलपमेंट है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाता है। वही सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है क्या किसी और को भी? तो आप पूछ लीजिए। कुछ पूछना है किसी को? हर समूह में छोटा छोटा पुरुष। हाँ, ड्वार्फ ड्वार्फ, हाँ छोटे। ओके। ठीक है, कमलेश आपको ठीक है, क्लियर है, कुछ डाउट तो नहीं है? नो मैम। ओके, अब ये अति दीर्घ और अतिलोम अतिहर्ष के लिए हो गया। अब हम अतिलोमा के बारे में देखेंगे। अतिलोमा मतलब जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा हेयर्स हैं। ठीक है, अब लोमकूप का मतलब वो हेयर फॉलिकल्स, जो होल होते हैं ना हमारी बॉडी में, जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स जिसे हम कह सकते हैं, वहां से हमारे हेयर्स निकलते हैं बॉडी के, तो वो ही चीज है लोमकूप। तो जितने ज्यादा होल्स रहेंगे, जितने ज्यादा छिद्र होंगे स्किन में, उतना इजीली हम वो जो क्या कहते हैं उसको, स्वेट उतना इजीली बाहर निकल पाएगा। ठीक है, जितने ज्यादा छिद्र होंगे शरीर में उतना इजीली निकलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वो छिद्र भर भर के बाल है, ऐसा नहीं है कि वो छिद्र में एक दो बाल होने चाहिए जैसा नॉर्मली हम लोगों की बॉडी में होते हैं। लेकिन अगर एक एक लोम में आप सोचिए कि एक जो होल है, ठीक है, वहां पे आपने सिर्फ दो हेयर्स है वहां पे, तो इजीली स्वेट निकल जाएगा, वहां से काफी स्पेस है। लेकिन अब उसी होल में 15-20 हेयर भर रखे हैं, तो वो स्वेट कैसे निकलेगा? वो तो वही ब्लॉक हो जाएगा। तो ये जो लोमकूप वाले व्यक्ति होते हैं, जिससे देखिए क्या लिखा है कि लोमकूप के द्वारा स्वेद निकलता है, अधिक लोम होने से स्वेद बाहर नहीं निकल पाता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो पूरा होल है जिसमें से हेयर निकल रहे हैं, हेयर फॉलिकल्स जो हमारे निकल रहे हैं, वो पूरा ब्लॉक कर देगा उसको, तो क्या प्रॉपरली वहां से स्वेद नहीं निकलेगा। अभ्यंग, और अगर इनको अभ्यंग देते हैं तो बहुत सारे हेयर्स टूटते हैं। तो लिखा है अभ्यंग करते समय लोम टूट जाते हैं जिससे व्रण हो जाते हैं, इसको आम भाषा में बाल तोड़ कहते हैं। तो उसी तरीके के घाव, उसी तरीके के व्रण यहाँ हो जाते हैं, अतः ये निंदित माने जाते हैं। समझ आया क्या? यस मैम। अब अलोमा के केस में क्या होगा कि जैसे अतिलोमा थी, ठीक है, वहां पे हेयर्स थे, तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी बॉडी के लिए हेयर फॉलिकल्स वगैरह भी सब प्रॉपर रहेंगे। लेकिन अलोमा के केस में क्या है कि हेयर्स ही नहीं है, तो उनकी बॉडी में होल होके भी कुछ फायदा नहीं है कि होल्स में से जब हेयर फॉलिकल्स में से हेयर ही नहीं आना है तो क्या फायदा। तो है लोम न होना या लोमकूप भी कम हो। देखिए क्या है कि हेयर्स नहीं है तो बॉडी में, तो हेयर फॉलिकल कुछ काम नहीं करेगा। तो लोम न होना या कम होना, लोम न होने से या कम होने से लोमकूप भी कम हो, जिससे स्वेद संपूर्णतः निष्कासित नहीं हो पाता, स्वेट प्रॉपर से बाहर नहीं आ पाता, और इसीलिए इनको निंदित माना जाता है। समझ पा? मैम हाँ बताइए। ये अतिलोम और अलोम क्या मैम अस्थियों के विकार की वजह से होते हैं? अतिलोम विलोम अस्थियों के विकार की वजह से नहीं, आपने कहाँ पढ़ा ये? वो मैं बता रही नहीं मैम, तो हेयर्स तो मतलब मल होते ना मैम अस्थियों का, इसलिए। हाँ, हम कह सकते हैं ऐसा, लेकिन अब इनकी बॉडी में भी कुछ दिक्कत होती होगी शायद। हाँ वैसे कह सकते हैं, जो जिस धातु का मल है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जैसे अस्थि का केश, लोम, नख और श्रम तरीके से रहता है ना, केश लोम वगैरह रहते हैं। हाँ तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली हम मेद से भी इसको थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मेद का जो मल रहता है वो स्वेद रहता है ना, स्वेद यस ही तो मैम। होता है उसका मल। तो उससे भी हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वेद की भी दिक्कत आ रही है, तो हम मेद और अस्थि दोनों से इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके। उसके अलावा
अब रहता है अति कृष्ण के बारे में, ठीक है। अति कृष्ण में सिंपल ये याद करिए कि इनकी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट ज्यादा बनता है, तो इसीलिए इनको निंदित माना जाता है। इसका कुछ लॉजिक मुझे नहीं समझ आया, हम किसी को भी नहीं समझ आएगा, बस उस टाइम के आचार्यों को लगता था ये, तो ये उन्होंने ऐसा लिखवा दिया कि ज्यादा मेलानिन होने से भी वो निंदित माने जाते हैं। उसके अलावा अति गौर होने से, ठीक है। अब अति गौर से क्या है कि इनमें पित्त की प्रधानता रहेगी। अब पित्त की प्रधानता, तो आप एक चीज नोट करिए कि पित्त और रक्त ये दोनों सहधर्मी होते हैं। आप इसे सहधर्मी कह लीजिए या सहकर्मी कह लीजिए। जहां पित्त बढ़ेगा वहां रक्त बढ़ेगा, जहां पित्त कम होगा वहां रक्त भी कम होगा। तो पित्त जैसे मेद और कफ सेम सेम है, वैसे ही पित्त और रक्त सेम सेम चलते हैं। तो क्या होता है कि जो अति गौर है मनुष्य, जो बहुत ज्यादा गौर है, तो इनमें क्या रहता है कि पित्त की प्रधानता रहती है, और पित्त की प्रधानता है मतलब कि रक्त भी बढ़ा रहेगा, तो रक्त के भी विकार होते हैं इनमें बहुत ज्यादा। तो मेनली इनमें पित्तज और रक्तज विकार हमें देखने के लिए मिलते हैं। और क्या होता है कि ये क्योंकि इनमें पित्त की प्रधानता है, पित्त मतलब उष्ण, तो क्या होता है कि ये मनुष्यों को सदा ही शीत वीर्य की औषधियों का प्रयोग करवाना होता है। कभी भी हम लोग उष्ण वीर्य की औषधि का यहाँ प्रयोग नहीं करवा सकते, और हर मेडिसिन शीत वीर्य की मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इनको निंदित माना जाता है। ठीक है, बस हाँ। ओके। यहाँ तक किसी को और कुछ प्रश्न पूछना है क्या? ओके, चलिए मैम ये ये हमारा हाँ बताइए। ये मैम ये अति गौर में जो मैम आपने बताया कि ब्लड डिजीज रहती, तो इससे ही मैम ये अति गौर में स्किन कैंसर वगैरह होते हैं ज्यादा? हाँ, ये अति गौर ना वो वाले पेशेंट वो नहीं होते, बाहर अमेरिका वगैरह के लोग बहुत ज्यादा गौर होते हैं, उनमें स्किन कैंसर की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उनका, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट बहुत ही कम होता है उनकी बॉडी में, तो इनको कैंसर वगैरह ज्यादा होते हैं, स्किन कैंसर रिलेटेड डिजीज बहुत होती है इनमें। हम जैसे इंडियन है तो हमारे में सफिशिएंट मेलानिन है जितना चाहिए, हम लोग उनके जितने गोरे नहीं होते, तो इंडिया में स्किन कैंसर के केसेस ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि मेलानिन पिगमेंट होता ही नहीं उनमें, तो रक्तज विकार हम इसे मान सकते हैं। सही कह रहे हैं। और कुछ नो मैम। और कुछ पूछना? ओके ठीक है, तो ये रहता है अष्ट निंदित का हमारा टॉपिक। तो 8 तरीके के पुरुष जो कि निंदित है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है व्याधि क्षमत्व। ठीक है, व्याधि क्षमत्व की एक सिंपल सी डेफिनेशन, व्याधि क्षमत्व मतलब इम्यूनिटी, सिंपल। ठीक है, तो व्याधि क्षमत्व की एक इजी सी डेफिनेशन है कि उत्पन्न हुई व्याधि के बल को घटाना, मतलब जो डिजीज हो गई है उसको कम करना, उसकी मतलब जो उसका बल है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उस व्याधि को कम करना जो हो गई है। नवीन व्याधि को उत्पन्न होने से रोकना, जो नहीं हुई है होने वाली है फ्यूचर में, नवीन मतलब न्यू, होने वाली है शायद, तो उसको न होने देना, इसकी जो शक्ति है वही व्याधि क्षमत्व है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये तो इम्यूनिटी की ही बात हो रही है कि नई व्याधि भी ना होने दे और जो है उससे भी फाइट करके हमें ठीक कर दे, तो वो व्याधि क्षमत्व। ठीक है, क्लियर है आपको? एक बार और बताइए। देखिए, व्याधि क्षमत्व मतलब इम्यूनिटी। ठीक है, अब इम्यूनिटी क्या करती है, हमको कोई बीमारी नहीं होने देती, ठीक है, नॉर्मली, और अगर हो भी गई है कोई बीमारी तो हम एकदम से, अगर हमारी बढ़िया इम्यूनिटी है तो ठीक हो जाते हैं। तो व्याधि क्षमत्व में वही बताया हुआ है कि जो व्याधि, देखो क्या लिखा है कि उत्पन्न हुई व्याधि के बल को घटाना, मतलब जो व्याधि हो गई है उसको ठीक करना, उससे फाइट करना, तथा नवीन व्याधि को उत्पन्न होने से रोकना, मतलब जो हुई नहीं है फ्यूचर में शायद हो सकती है, उस व्याधि को होने ही ना देना, उसके बैक्टीरिया पैथोजन से पहले ही फाइट करके उस व्याधि को होने ही ना देना, इसकी जो शक्ति है उसको व्याधि क्षमत्व कहते हैं। ठीक है, यस मैम। समझ आ? ओके ठीक है। व्याधि क्षमत्व मीन्स इम्यूनिटी मीन्स। व्याधि क्षमत्व मीन्स इम्यूनिटी। अब देखिए रिलेट करिए कि इम्यूनिटी से ही बोल रहे होंगे क्योंकि जो डिजीज हो गई है उससे भी फाइट कर रहे हैं, प्लस जो न्यू हो रही है उसे होने ही नहीं दे रहे, तो ये काम तो अपनी इम्यूनिटी करती है, तो ये व्याधि क्षमत्व मतलब इम्यूनिटी। ठीक है,
ओके, अब देखिए व्याधि क्षमत्व के दो भेद है जो कि चक्रपाणी जी ने माने हैं। एक सेकंड, चक्रपाणी ने माने शायद, एक मिनट रुकिए मैं देखती हूँ। हाँ, ये दो जो भेद है ये चक्रपाणी ने माने हैं। एक है व्याधि बल विरोधी, दूसरा है व्याधि उत्पादन प्रतिबंधकत्व। तो पहला जो भेद है इसका बेसिकली मतलब आप समझिए व्याधि बल विरोधी, मतलब जो व्याधि हो गई है उससे फाइट करे, और व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्व मतलब व्याधि उत्पाद जो होने वाली है उसको क्या करिए, प्रतिबंध करिए, उसको नहीं होने दीजिए। तो ये दो भेद है। एक्चुअली क्या किया इन्होंने, भेद के नाम पे डेफिनेशन को दो पार्ट में तोड़ के कह दिया ये इसके दो भेद, एक वो जो व्याधि होने ही ना दे, और दूसरी वो जो हो गई है उससे फाइट करे। तो ये इसके दो भेद है। समझ आया क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखिए मेन ये रहता है कि ये व्याधि क्षमत्व को आयुर्वेद में मनुष्य की बॉडी से किस तरीके से रिलेट किया जाता है। तो ऐसा कहते हैं मनुष्य की व्याधि क्षमत्व या शारीरिक भावों से की जाती है, एक ओज और दूसरा बल। ठीक है, ये कहते हैं कि जो ये इम्यूनिटी है हम इसको रिलेट करेंगे बल, और इसको हम रिलेट करेंगे ओज और बल के साथ। तो देखिए ओज और बल हम लोग पढ़ते आते हैं कि सेम चीज होती है, सेम चीज होती है। मैं बताती हूँ सेम चीज नहीं होती है। ओज होता है धातुओं का सार भाग। ठीक है, सारी धातुओं का जो निचोड़ निकलेगा, सारी धातुओं का जो बेस्ट पार्ट निकल के आएगा वो है ओज। अब इस ओज से जो हमको स्ट्रेंथ मिलेगी, जो हमको ताकत मिलेगी, वो होता है हमारा बल। ठीक है, अब हम ओज और बल दोनों के बारे में पढ़ें। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कमलेश आपको भी क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बता दीजिए। यस मैम। ठीक है, अब एक करके हम ओज और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ओज क्या है, सारी धातुओं का सार भाग। हम बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से मतलब फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं। तो क्या है, शरीर में विद्यमान रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन सप्त धातुओं के उत्कृष्ट सार भाग अंश को ओज कहते हैं। मतलब इन सारी धातुओं का जो निचोड़ है, इन सारी धातुओं का जो बेस्ट पार्ट है एकदम लास्ट में इनसे बनेगा, वही ओज कहलाता है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं ये लोग कि ओज को ही बल भी कहते हैं। ये ऐसे कह देते हैं, लेकिन जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया। ये जनरली कोई बताता नहीं है कि क्या ओज और बल सेम रहते हैं। तो मुझे भी ऐसे लगता था कि ओज और बल सेम रहते हैं, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता था कि सेम ही रहते हैं तो अलग अलग पढ़ते ही क्यों है। अगर सेम ही होता तो एक ही टॉपिक में खत्म कर देते। ओज भी अलग बना रखा है, बल भी अलग बना रखा है, और फिर कहते हैं ओज और बल सेम ही चीज है। ऐसा नहीं होता है। ओज है धातुओं का सारभाग और बल है ओज से मिलने वाली शक्ति। ठीक है, तो देखिए ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। उसके अलावा शरीर, हाँ एक चीज रहती है कि जो हमारी बॉडी में प्राकृत कफ है, बढ़ा हुआ या घटा हुआ नहीं, कफ का प्रकोप या कफ का क्षय की बात नहीं कर रही हूँ। जो प्राकृत कफ है, जो प्राकृत श्लेष्मा है, श्लेष्मा का मतलब कफ का पर्याय है। ठीक है, तो जो प्राकृत कफ होता है ना, उसका काम होता है हमारे शरीर को बल देना, हमारे शरीर का ओज बढ़वाना। ठीक है, ओज अच्छा कराना। तो ये चीज इसमें लिखी है। उसके अलावा एक ही रहती है हेडिंग की ओज की उत्पत्ति एवं पोषण। तो वही है, ओज की उत्पत्ति सारी सात धातुओं के सार भाग से होती है, तथा ओज का पोषण कैसे होगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर वो सात धातुओं का निचोड़ है, तो जैसे सात धातुओं का पोषण हो रहा है वैसे ही उसका भी पोषण होगा। तो क्या लिखा है, ओज की उत्पत्ति सात धातुओं के सार भाग से होती है, पोषण भी अन्य धातुओं के समान आहार रस से ही होता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस मैम। ठीक है, फिर लिखा है ओज का वह स्वरूप। इसे हम इसको ये मतलब एक्चुअली टॉपिक अपना फर्स्ट ईयर का ही है अभी तक। अब मैम मैं बताऊं कि यहाँ, हाँ बताइए। मैम ये प्राकृत श्लेष्मा किसे बोलते हैं? जो आपकी बॉडी में कफ, नॉर्मल कफ है, हमारी बॉडी में वात पित्त कफ रहते ही है, तो जो हमारी बॉडी का प्राकृत है मतलब जो बैलेंस्ड स्टेट में कफ आपकी बॉडी में मौजूद है, उसकी बात हो रही है। श्लेष्मा कफ ओके ओके मैम।
बैलेंस है वो आप वो आपका बल बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो मैं सारे ये टॉपिक्स होंगे जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होते हैं। रोग निदान 1 का तो 50% सिलेबस यही है जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, मैं वो फिर ऐसा नहीं है कि मैं मैम वॉइस कट रही है। 10% तो सिलेबस वही चीज है पेपर 1 में क्या रहे हैं फर्स्ट ईयर में पढ़। मैम वॉइस कट रही है बताइए। आपकी। हेलो हेलो, आवाज वॉइस आ रही है ब्रेक हो आपकी? के आ रही मैम, बहुत ब्रेक ब्रेक हो के आ रही। अभी ठीक आ रही है? अभी भी ब्रेक हो रही मैम। बस हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस मैम। ठीक है, हाँ तो मैं ये बता रही थी कि रोग निदान 1 का जो पेपर 1 है हमारा, इसमें 50% सिलेबस ऐसा है जो हमारा फर्स्ट ईयर का होता है, जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आते हैं। क्या आवाज कट रही है क्या? मैम कट नहीं रही, लेकिन अलग से कोई नॉइज आ रही है मैम। हेलो हेलो, बहुत यस मैम। डिस्टर्ब, मैं फोन से कनेक्ट करती हूँ। डिस्टर्बेंस हो रहा है कि आप कर अभी चल जाएगा, इतना दिक्कत नहीं है। मैम हो तो रहा है मैम, अब देखिए चल करिए जरा, देखते हैं। अच्छा, कि अगर मैं फोन से कनेक्ट करूंगी तो कहीं बीच में ये हो जाए जिसकी हो रही है। ये पता नहीं मेरे लैपटॉप को क्या हो रहा है। अभी थोड़ी बेटर लग रही है क्या? यस मैम। ठीक है, हाँ तो मैं ये कह रही थी कि रोग निदान 1 का जो पेपर 1 है, इसमें 50% सिलेबस आपका फर्स्ट ईयर वाला ही होता है, लेकिन फिर भी मैं छोड़ूंगी नहीं, कुछ कवर सब कुछ करूंगी। ठीक है, ये बोल रही थी। अभी सुनाई दिया क्या? यस मैम। है तो वही है। अब यहाँ पे ओज का स्थान व स्वरूप के बारे में बोला है कि तो ओज का मेन स्थान हृदय है। वैसे तो बोलते हैं हृदय भी है और पूरे शरीर में भी व्याप्त है, लेकिन मेन मान लिया कि हृदय है। उसके अलावा इसका स्वरूप हमें बिल्कुल याद करना होता है। अगर श्लोक याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो इसको हिंदी में याद करिए कि घृत वर्ण का, मधु के समान रस वाला और लाजा की गंध का ये होता है। लाजा आपको पता है क्या होता है? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? यस मैम आ रही है। आ रही मैम, रुको। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है क्या? मैं कल से फोन से कनेक्ट कर लूंगी।
अभी आवाज आ रही है? कोई को नहीं आ रही है? मैम कट रही है। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज? कट रही है मैम। नहीं आ रही है क्या आवाज मेरी? हेलो। यस मैम। यस मैम, आ रही है। ठीक है, अभी पहले से बेटर लग रही है? यस मैम। ओके ओके, एक मिनट में आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो हाँ मैं फर्स्ट ईयर का जो 50% सिलेबस है रोग निदान 1 के पेपर 1 में देखने के लिए मिलता है। बाकी ठीक है, और बाकी ऐसा है कि मैं छोड़ूंगी तो कुछ नहीं, सब कुछ मैं कवर करवाऊंगी। तो यहाँ पे हम ओज की बात कर रहे थे, तो ओज हमें पता होता है वैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि ओज का स्थान हृदय भी है, और ओज का स्थान ऐसे भी मानते हैं कि वो सारे पूरे शरीर में है। तो लेकिन मेन ध्यान रखना है कि हृदय है। उसके अलावा हमें इसका स्वरूप ध्यान रखना है कि ये घृत वर्ण का, मधु के समान रस वाला और लाजा की गंध का होता है। तो मैं ये पूछ रही थी, आपको पता है लाजा क्या होता है? किसी को नो पता है मैम। लाजा क्या होता? किसी को भी नहीं पता? फर्स्ट ईयर में पढ़ते नहीं हम ये लाजा की गंध, लाजा के समान वर्ण, ऐसे पढ़ते नहीं है? शुद्ध आतर्व के लक्षण में भी आता है ये। तो ये आपका होमवर्क है, आप पता करके आइए कि लाजा होता क्या है, ठीक है? फिर मैम नहीं लाख आएगा तो क्या? लाख होता है क्या? पक्का पता मैम करके हम थोड़ा सा। आइएगा। ओके। होमवर्क है, पता करके आइएगा, ठीक है? तो इसका हमें स्वरूप याद करना है, घृत वर्ण, मधु के समान रस और लाजा की गंध, ये हमारा ओज का स्वरूप है। स्थान, मेन स्थान है इसका हृदय। ओज होते हैं हम दो तरीके के ओज, ओज के टाइप पढ़ेंगे, एक परोज, एक अपरोज, ठीक है? अपरोज मतलब शरीर व्याप्त है। इसका हमें प्रमाण या मेजरमेंट याद रखना होता है कि जो पर ओज है, मतलब कि जो हृदय में है, वो 8 बिंदु प्रमाण होती है उसकी, ठीक है? उसका साइज 8 बिंदु प्रमाण कहा गया है। और पर ओज कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। और इसके नष्ट होने से हो जाती है तुरंत, ठीक है? तो परोज के बारे में हमने पढ़ा कि अष्ट बिंदु इसका प्रमाण है, हृदय में रहता है और इसके नष्ट होने पर मृत्यु हो जाती है। अब हम पढ़े इसके बारे में। तो अपरोज होता है अर्ध अंजलि प्रमाण का, ठीक है? पूरे शरीर में ये फैला हुआ है, और ऐसा होता है कि जैसे हृदय है, तो हृदय हमारा एक मर्म स्थान की तरह, की जैसे मर्म स्थान पे आघात लगता है, मर्म स्थान पे इंजरी होती है तो हम मर जाते हैं, ठीक है? तुरंत डेथ हो जाती है। अब इसी तरीके से अब अपर ओज क्या है कि पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है? तो पूरी बॉडी में अगर ये फैला हुआ है, तो अब हर कोई हमारा तो ऑर्गन मर्म स्थान की तरह नहीं होता ना, कि हाथ काट दो मर जाएगा, पैर काट दो मर जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। तो इसीलिए जो ये अपर ओज है, ये जब नष्ट होगा तो अनेक तरीके की व्याधियां होंगी। हो सकता है उस व्याधियों से आगे चल के मृत्यु हो, लेकिन इसे निश्चित मृत्यु हो जाएगी ऐसे नहीं कह सकते।
हेलो हेलो। यस मैम। ओके, यहाँ पे हमें याद करना होता है ओज के गुण, ठीक है। मृदु, लक्षण, बहल, मधुर, ये सब याद हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं अगर याद हो तो इसको ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि टी था मेरे सीनियर्स ने इसको, मुझे तो किसी काम की नहीं मैम लगी, वॉइस लेकिन मैं कट रही आपको है। ओके अभी ठीक है। यस मैम। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको इसका श्लोक याद हो जाता है तो अच्छी बात है, याद कर लीजिए। मेन ओज के 10 गुण होते हैं। अगर श्लोक याद नहीं होता है तो मेरी सीनियर्स ने एक ट्रिक बताई थी मुझे, तो मुझे तो किसी काम की वो लगती नहीं है कि उस ट्रिक को याद करने से अच्छा ऐसे ही रट्टा मार लो इसके गुणों का, लगे कि उसे याद करिए। देखिए ट्रिक ये थी कि गुरु के बारे में थी, टीचर के बारे में। तो गुरु कैसा होता है, ठंडे दिमाग का होता है, तो शीत होता है, ठीक है। कैसी वाणी बोलता है, एकदम सॉफ्टी बोलता है, तो वो मृदु बोलता है। और फिर क्या है, उसके बाद हाँ मृदु बोलता है और मधुर भी वो बोलता है, ठीक है। मधुर बोलता है वो। उसके अलावा वो बहुत स्थिर होता है, एकदम शांत दिमाग का, एकदम स्टेबल उसका माइंड है। चंचलता नहीं होती, तो स्थिर रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, ठीक है। और वो बच्चों को कैसे बहल बहल के, मतलब बहला बहला के पढ़ाता है, तो सब उसके बच्चे उसके पीछे जाते हैं बच्चे, तो पिच्छल हो गया, ठीक है। और और एक स्निग्ध, मधुर और स्निग्ध से आपको ऐसे करना है कि वो बहुत सॉफ्टली, पोलाइटली, डेलिकेटली बोलता है, तो ये मधुर, स्निग्ध और मृदु की भाषा है। और लक्षण आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। तो ये पूरी गुरु की कहानी है। अगर ऐसे याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप इसको ऐसे ही 2-4 बार रट्टा मारिए, ये याद हो जाएगा, ठीक है क्या। ये आप इसको नोटिस करेंगे तो काफी कफ से रिलेटेड आपको मिलेंगी कि कफ के गुण है, मधुर है, ये सब क्या, पित्तल है, स्निग्ध है, ये सब क्या थोड़ा कफ के गुण से रिलेटेड है। तो हमने पढ़ा ही था कि जो बैलेंस स्टेट में हमारी बॉडी में कफ रहता है वो हमको ओज देने का काम करता है, वो हमारा बल बढ़ाने का काम करता है। आपको ये 10 के 10 याद करने हैं। ओज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओज। तो ओज का तो बिल्कुल हर एक चीज आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। तो इसको याद आपको करना ही है। यहाँ तक सम हेलो, यस नो हेलो। बोल दो जल्दी से। हाँ, यस मैम, समझ में आ गया। तो ओज के यही कार्य है कि बल देगा, जीवन देगा, यही सारा सिर्फ करते हैं। पीड़ित होकर ही सभी मनुष्य जीवित जीवन धारण करते हैं। ओज से पीड़ित हो गए का मतलब सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि ओज से ही जीवन है, ओज के बिना जीवन होता ही नहीं है, ये बात है। फिर बोला है ओज के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। ओज ही शरीर का प्राकृत बल है, वही स्ट्रेंथ है, वही सब कुछ है, ठीक है। ओज हृदय में रहता है और हृदय में रहता हुआ ये अनेक प्रकार की चेष्टाओं को, आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि आपने पढ़ा होगा कि मन का, मस्तिष्क का, हृदय सब कुछ एक ही स्थान मान लिया उन्होंने। तो वो क्या कहते हैं कि हृदय ही सारी चेष्टाओं को कंट्रोल करता है। और ये जो ओज है, ये ओज हृदय में रह रहा है, तो ये हृदय में रह के सारी चेष्टाओं को, सारी एक्टिविटीज को हार्ट में रह के ये देखता है, ठीक है, शक्ति प्रदान करवाता है तथा शरीर को नष्ट होने से बचाता है। उसके अलावा क्या है, आयु बढ़ाने का काम करता है, वर्ण, स्वर, ये सब में प्रसन्नता लाते हैं। ये आपको इसे एज इट इज करनी पड़ेगी। तो ये हमारा यस नो बोल दो जल्दी से। मैम वॉइस कट रही है।
किसी को भी नहीं आ रही क्या? यस मैम आ रही है। नो मैम, नहीं आ रही थी इसके पहले। अभी आ रही है? यस मैम अब आ रही है। यस मैम। एक सेकेंड। ठीक है, हाँ तो मैं हूँ। मैम फिर कटने लगी। अरे